नमस्कार दोस्तों, लर्न विद मनोजीत चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ाना और 33% महिला आरक्षण अतिशीघ्र लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है और महिला आरक्षण लागू होने से किसको और कैसे फायदा या नुकसान होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार परिसीमन अभ्यास को गति प्रदान करने और महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में संवैधानिक संशोधन करने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ाना है। हालांकि अनुच्छेद 82 के अनुसार 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाना अनिवार्य है, लेकिन प्रस्तावित संशोधन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के उपयोग की अनुमति दे सकते हैं, जिससे वर्तमान जनगणना पूर्ण होने से पहले ही निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण संभव हो सकेगा। अर्थात केंद्र सरकार 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करते हुए लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 816 करने की योजना बना रही है, ताकि वर्ष 2029 के चुनाव तक 33% महिला आरक्षण को अतिशीघ्र लागू किया जा सके। यह रणनीति राज्यों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखती है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण में सफल दक्षिणी राज्यों को दंडित न किया जाए, साथ ही SC/ST आरक्षण को भी बढ़ाया जा सके। हालांकि इस कदम के सामने संघवाद, वित्तीय संसाधनों के बंटवारे और भारित प्रतिनिधित्व के सूत्र की आवश्यकता जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियां विद्यमान हैं। परिसीमन अभ्यास से संबंधित प्रमुख विकास क्या है? सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों में लगभग 50% की वृद्धि का प्रस्ताव कर रही है। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर लगभग 816 की जा सकती हैं। दक्षिणी राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण में सफलता के कारण दंडित होने से बचाने के लिए राज्यों का सापेक्ष प्रतिनिधित्व स्थिर रखा जाएगा। उदाहरण, उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 120, जबकि तमिलनाडु की 39 से बढ़कर 59 हो सकती हैं। प्रस्तावित संशोधन के तहत महिला आरक्षण को नई जनगणना की अनिवार्यता से लागू किया जाएगा और वर्ष 2011 को आधार वर्ष बनाया जाएगा, ताकि इसका शीघ्र क्रियान्वयन हो सके। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 ने इसके कार्यान्वयन को दशकीय जनगणना और परिसीमन से जोड़ा था। कोविड-19 के कारण विलंबित 2021 की जनगणना अब अप्रैल 2026 से शुरू हो रही है, जिसके कारण इसका कार्यान्वयन 2030 के बाद तक स्थगित हो सकता है। इसलिए इसे गति प्रदान करने हेतु नए संशोधनों की आवश्यकता महसूस की गई है। संशोधित लोकसभा में लगभग 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, अर्थात संभावित 816 सीटों में से लगभग 273 सीटें। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा और यह व्यवस्था 15 वर्षों की अवधि तक लागू रहेगी। यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 84 से बढ़कर 136 होने की संभावना है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें 47 से बढ़कर 70 हो सकती हैं। महिला आरक्षण को ऊर्ध्वाधर रूप से लागू किया जाएगा, जिससे SC और ST श्रेणियों के भीतर भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। विपक्ष ने मांग की है कि यह आरक्षण लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं तक भी विस्तार किया जाए। संभावना है कि ये नए प्रावधान और संशोधित सीट संरचना 2029 के आम चुनाव से प्रभावी हो जाएंगे। निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण हेतु वर्ष 2029 के आम चुनाव से पहले जून 2026 तक एक परिसीमन आयोग के गठन की संभावना है। परिसीमन वह प्रक्रिया है जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण या पुनर्निर्धारण किया जाता है, ताकि प्रत्येक सीट लगभग समान संख्या में मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करे। समय के साथ जनसंख्या घनत्व में होने वाली परिवर्तनों के अनुसार सीमाओं को समायोजित कर एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के लोकतांत्रिक सिद्धांत को लागू करना है। अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद संसद को एक परिसीमन अधिनियम बनाने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का पुनः आवंटन किया जाता है तथा राज्यों को भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभाओं में सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों के इसी प्रकार के पुनर्निर्धारण का प्रावधान किया जाता है।
अगर हम बात करें परिसीमन आयोग क्या है, यह एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष जो सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित कोई चुनाव आयुक्त तथा संबंधित राज्यों के राज्य चुनाव आयुक्त। आयोग के आदेशों को कानून का बल प्राप्त होता है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके आदेश लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन उनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। मार्च 2026 तक परिसीमन आयोग का गठन 4 बार किया जा चुका है। पहला 1952, दूसरा 1963, तीसरा 1973 और चौथा 2002 में। हम बात करें 42वां संशोधन अधिनियम 1976 क्या है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से लोकसभा में कुल सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना के आधार पर स्थगित कर दिया गया था, ताकि जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने वाले राज्यों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी के रूप में दंडित न किया जाए। 84वां संशोधन अधिनियम 2001 ने लोकसभा में कुल सीटों की संख्या पर लगाए गए स्थगन को वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक बढ़ा दिया। हालांकि 2002 के परिसीमन आयोग के राज्यों के भीतर आंतरिक सीमाओं का पुनर्निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर किया, लेकिन राज्यों के बीच सीटों का आवंटन अब भी 1971 के आंकड़ों पर आधारित है। हम बात करें न्यायिक पुनर्अवलोकन क्या है। किशोर चंद्र छगनलाल राठौड़ मामला 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि परिसीमन आयोग का कोई आदेश स्पष्ट रूप से विवेकाधीन हो और संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करता हो तो उसका न्यायिक पुनर्अवलोकन किया जा सकता है। परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ी चिंताएं क्या हैं। दक्षिण राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक ने राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया है। यदि परिसीमन पूरी तरह से वर्तमान जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है तो इससे उनकी सीटों की हिस्सेदारी कम हो जाएगी। यह प्रभावी रूप से उन राज्यों को उनकी विकासात्मकता सफलता के लिए दंडित करने और उच्च प्रजनन दर वाले उत्तरी राज्यों को पुरस्कृत करने जैसा होगा। उदाहरण के लिए परिसीमन को केवल जनसंख्या पर आधारित करने से केरल में सीटों की वृद्धि 0%, तमिलनाडु में 26% और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 79% होगी। संसदीय सीटों को उत्तरी राज्यों की ओर महत्वपूर्ण हस्तांतरण भारत के संघीय स्वरूप को कमजोर कर सकता है, जिससे उत्तरी राज्य दक्षिणी राज्यों की सहमति के बिना सरकार बनाने या संवैधानिक संशोधन पारित करने में सक्षम हो सकते हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित छोटे उत्तरी और पूर्वोत्तर राज्य भी इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। वित्त आयोग के फार्मूले में जनसंख्या एक प्रमुख मानदंड होने के कारण कर हस्तांतरण के संबंध में दक्षिणी राज्यों को यह डर है कि वे लगातार उच्च राजस्व का योगदान देते रहेंगे, लेकिन इससे उन्हें राजनीतिक और वित्तीय रूप से कम अधिकार मिलेंगे, जिससे उन्हें राजकोषीय नुकसान होगा। ऐसी आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि सीमाओं का पुनर्गठन विशिष्ट राजनीतिक दलों या सांप्रदायिक समूहों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा सकता है, जिसके तहत या तो विपक्षी मतदाताओं को एक साथ लाया जाए या उन्हें तोड़ा जाए। जम्मू कश्मीर में हालिया क्षेत्रीय परिसीमन के दौरान विपक्षी दलों ने भी इस प्रकार की चिंताओं का प्रमुखता से उठाया था। जनसंख्या आधारित मानदंडों के विरोध में दक्षिणी राज्यों के नेताओं के एकजुट होने से उत्तर दक्षिण विभाजन गहराने का खतरा है, जिसे वे डेमोक्रेसी की तलवार बता रहे हैं। इस बढ़ते क्षेत्रीय और राजनीतिक तनाव से राजनीतिक असंतोष, जनगणना पर रोक को 2056 तक बढ़ाने की मांग और संभावित संघीय गतिरोध जैसी आशंकाएं बढ़ गई हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या को 800 से अधिक तक बढ़ाने यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी राज्य की सीटों कम न हो के प्रस्ताव से संसदीय कार्यकारण पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। इतने बड़े सदन में प्रभावी ढंग से विचार विमर्श करने और बहसों की गुणवत्ता बनाए रखने की क्षमता पर संदेह उत्पन्न होता है। आम सहमति पर आधारित परिसीमन के लिए कौन से कदम आवश्यक हैं? संतुलित परिसीमन सुनिश्चित करने के लिए सीट आवंटन सूत्र को केवल जनसंख्या आधारित मॉडल के बजाय एक भारित दृष्टिकोण में बदला जा सकता है। यह नया सूत्र जनसांख्यिकी कारकों के साथ साथ विकासात्मकता प्रदर्शन को भी पुरस्कृत करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सफल राज्यों को राजनीतिक रूप से दंडित न किया जाए। कुल प्रजनन दर यानी TFR, मानव विकास सूचकांक SDI और आर्थिक योगदान GST या राजकोषीय अनुशंसान जैसे मानदंडों को एकीकृत किया जाना चाहिए।
राज्यसभा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए इसे एक मजबूत संघीय सुरक्षा कवच में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए अमेरिकी सीनेट मॉडल के अनुरूप राज्यों को सुनिश्चित प्रतिनिधित्व शामिल किया जा सकता है, जहां प्रत्येक राज्य को जनसंख्या पर ध्यान दिए बिना समान या अधिक संतुलित संख्या में सीटें आवंटित की जाती हैं। इसके अलावा निवास की आवश्यकताओं को फिर से लागू करने से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सदस्य वास्तव में उन राज्यों के निवासी हैं जिनका वे सदन में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वित्त आयोग दक्षिणी और पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्रीय करों के लिए हिस्से की रक्षा के लिए जनसांख्यिकी प्रदर्शन और वन आवरण को भार को बढ़ा सकता है। कुछ विशेषज्ञ यह सुझाव देते हैं कि बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश का छोटे प्रशासनिक खंडों में विभाजन करना आवश्यक है। उनका मानना है कि ऐसा करने से किसी एक भौगोलिक क्षेत्र को राष्ट्रीय राजनीति पर अपनी प्रभुता स्थापित करने से रोका जा सकता है। चुनावी क्षेत्रों के हेरफेर या राजनीतिक पूर्वाग्रह के आरोप में बचाने के लिए परिसीमन आयोग की मसौदा प्रक्रिया में नागरिक समाज और क्षेत्रीय दलों जैसे प्रमुख हितधारकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो इससे निष्कर्ष क्या मिलेगा? त्वरित परिसीमन की प्रक्रिया एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसका लक्ष्य महिला सशक्तिकरण के लोकतांत्रिक उद्देश्य को पूरा करना है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि सहकारी संघवाद अस्थिर न हो। इस प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि केवल जनसंख्या आधारित मॉडल तक सीमित न रखकर एक ऐसे भारित सूत्र का उपयोग किया जाए जो विकासात्मक प्रदर्शन को भी महत्व दे। ऐसा करने से ही भारत का लोकतांत्रिक विस्तार समावेशी बना रह सकेगा और सभी क्षेत्रों को राजनीतिक रूप से स्वीकार्य होगा। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।